नमस्कार, मैं हूं तालिबुद्दीन खान, सीनियर सब एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण नया भारत सीरीज में, जिसमें आज हमारे साथ हैं निहारिका भार्गव, जो कि फाउंडर हैं द लिटिल फार्म कंपनी की। मिस भार्गव, सबसे पहले आपका जागरण नया भारत सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि पिछले 2 साल में जो कोविड पैंडेमिक के दौरान बीते हैं, एमएसएमई सेक्टर के सामने सबसे प्रमुख चुनौतियां क्या रही? मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख ये चुनौतियाँ आई होंगी होंगी कि बिजनेस तो चल रहा है, सब मुश्किल से बिजनेस चला रहे हैं, बट फंड्स की कमी सारे एमएसएमईज को महसूस हो रही है। क्योंकि एमएसएमई सारे जो बिजनेसेस होते हैं उनका स्केल काफ़ी छोटा होता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फंड्स मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, एंड ऑल्सो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। अगर बात करें लिटिल फार्म कंपनी की, तो आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन 2 सालों में? हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लॉजिस्टिक्स, कस्टमर्स को अपना सामान पहुंचाना। अगर आप लोगों को पता है, पैंडेमिक के बीच बहुत सामान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, सिर्फ एसेंशियल पहुंच पा रहे थे। जबकि हमारा खाने का काम है, बट शुरुआत में क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं था कि क्या एसेंशियल है और क्या नहीं। तो हमारे पास ऑर्डर्स थे क्योंकि हमारा खाने का काम है, बट सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी लोगों के तक सामान पहुंचाना, अपने कस्टमर्स तक सामान पहुंचाना। वो धीरे धीरे ठीक हो गया, पर उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम थी, हमारा स्केल ऑफ बिजनेस छोटा है, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है अगर आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट आए। जी बिल्कुल। तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लिटिल फार्म कंपनी क्या है और इसमें आपकी क्या भूमिका है? साथ ही हमें इस कंपनी की स्ट्रेंथ और विजन के बारे में भी बताइए प्लीज। तो लिटिल फार्म एक्चुअली मेरे घर से शुरू हुआ था, मेरे बैकयार्ड में। एक दिन मैं जॉब करती थी पहले, एंड मेरे को जॉब नहीं करना था। मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं अपना कुछ काम शुरू करूँगी, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी करूँगी। वरना सोचता है कोई जॉब करेगा, 10 साल जॉब करेगा, उसके बाद अपना काम शुरू करेगा। मैंने 6 महीने करीबन जॉब करी, फिर मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है। मैं घर पे बैठी हुई थी, एंड हम एक दिन बात कर रहे थे। मेरे घर पे ना मेरे फादर और मेरी दादी काफ़ी अचार डालती थी, और मेरे फादर ने वो रेसिपीज़ ढूंढनी शुरू करी। तो वो गिफ्ट कर रहे थे हम अपनी फैमिली को, कुछ उस पे नहीं कर रहे थे प्रॉपर स्केल पे, बस गिफ्टिंग चल रही थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम ये बेचें अचार, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में जो अभी अचार मिलता है सारा फैक्ट्री में बना होता है, हाथ के बना का अचार बिल्कुल नहीं होता है। तो धीरे धीरे यही घर से शुरू हुआ। फिर हमारे खेत है मध्य प्रदेश में, खजुराहो में, तो वहाँ पे हमने फिर सारे सब्जियां फल उगाने शुरू करे। वहाँ तेल भी हम खुद ही कोल्ड प्रेस करते हैं, और स्पाइसेस भी सारी वहाँ, हल्दी से लेके लाल मिर्च सब वहीं उगाते हैं, और फिर हाथ से अचार डलता है जैसे घर पे आपकी मम्मी या दादी डालती हैं, बस बहुत ही लार्ज स्केल पे डलता है। तो मेरा इसमें आई थिंक काम यही है। मैं जब शुरू किया था मैं ही सब कुछ करती थी, धीरे धीरे टीम बनाई। अब हम ऑनलाइन हैं, हम इंडिया में अबाउट 100 स्टोर्स पे मिलते हैं। तो मेरा यही है, कोई मिनी काफी बड़ी हो गई होगी आपकी। हाँ जी, सॉरी, टीम भी एक्सपेंड हो गई होगी आपकी। हाँ जी, अब हमारे यहाँ फार्म पे अबाउट 13 वुमेन काम करती हैं जो आके अचार बनाती हैं। तो काफ़ी खुश हैं वो, उनके घर को भी सहायता मिलती है। और यहाँ दिल्ली में हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी टीम है। बट वही है मेरा कि कोई लिटिल फार्म देखे तो शुद्ध सामान के बारे में सोचे, ऑर्गेनिक जैविक सामान जो मिलता है बिना किसी प्रेजर्वेटिव्स के, बिना किसी केमिकल्स के। तो हमने शुरू तो अचार से किया था, बट अब हम हल्दी, लाल मिर्च, बहुत सारी स्पाइसेस भी कर रहे हैं, तेल भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने एक्सपैंड किया है। तो मिस निहारिका, मैं तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करी, तो खरीदारों को आपके प्रोडक्ट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और उन्हें बाकी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्या अलग मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से? मैं इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ कहने चाहूँगी। अगर आप मार्केट जाते हो और कोई भी अचार खरीदते हो, मैं ऑब्वियसली किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, पर अगर आप लाल मिर्च का अचार देखोगे, हरी मिर्च का अचार देखोगे, या आम का अचार देखोगे, सबका कलर सेम होता है। जी।
जबकि एक्चुअली इन सब सब्जियों का रंग अलग है और फलों का रंग अलग है। तो जी जी। आधे टाइम जो आप मार्केट में अचार खरीद रहे हो वो तो रियल फल से भी नहीं बन रहा है। हम यहाँ पे सारे फल खुद उगा रहे हैं, उसमें स्पाइसेस भी खुद उगा रहे हैं और सबको धूप में 20-30 दिन, जैसे हमारी दादियाँ या मम्मियाँ घर पे बनाती थी वैसे अचार बना रहे हैं। तो हर एक का रंग और टेस्ट से ही दिख जाता है कि कितनी मेहनत गई है एक एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो निहारिका जी, अगला सवाल मेरा ये है कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एमएसएमई सेक्टर में जितने स्टार्टअप्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको काफी इम्पैक्ट किया है। तो कई स्टार्टअप्स जो हैं और छोटी कंपनीज जो हैं वो बंद होने की कगार पे भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में आप उनको सस्टेन करने के लिए और उनको आगे करने के लिए उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी कि वो क्या स्टेप ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे जिनकी भी एमएसएमईज हैं सबके लिए ही बहुत प्रॉब्लमैटिक टाइम रहा था ये। सबके सामने काफ़ी मुश्किलें आई थी एंड मेरे सामने भी आई थी। तो मैं बाकी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो हर रोज़, क्योंकि नई चुनौती आपके सामने आती है। बट हाँ, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हमेशा लगता है हम इतने टाइम से ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, बट पैंडेमिक के टाइम हम सब ने ये सोचा था कि ये नहीं चल रहा है तो फिर क्या करना है। तो हमेशा एक दूसरा प्लान रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता हर रोज आपके पास क्या सिचुएशन आएगी। दूसरा, एक्सपैंड करिए, एक्सप्लोर करिए। जैसे मेरे लिए, हम ऑनलाइन हमेशा बेचते थे, बट पैंडेमिक के टाइम ऑनलाइन इतना ज्यादा बढ़ गया, तो जी आपको नहीं पता आप इतने टाइम से बिजनेस शायद बस दुकानों में जाके बेच रहे हो या एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हो, जी। बट और भी बहुत तरीके हैं बिजनेस करने के। तो एक्सप्लोर करिए और जो पैंडेमिक में जहाँ ज्यादा बिक रहा है उसी में एक्सपैंड करिए, पुराने तरीकों से ना चलिए, न्यू क्योंकि वेज बहुत ढूंढना सारे चाहिए। चेंजेस आ रहे हैं एक एक टाइम पे। और जी दूसरा, एक तीसरी चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी, गो लोकल। हमने पैंडेमिक के टाइम देखा एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे, कुछ इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इतने जी सारे बिजनेसेस इंडिया में गो लोकल करके मेड इन इंडिया वाली चीजें खरीद के आगे बढ़े हैं। तो जी। जितना आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे आपके लिए ही बेटर रहेगा इस टाइम में स्पेशली। निहारिका जी, अगला सवाल है कि एमएसएमई सेक्टर की मार्केटिंग, डिजाइन और प्रोडक्ट्स में सुधार के लिए सरकार की तरफ से किस तरीके का सहयोग आपको मिला है स्टार्टअप्स में, या आप क्या सलाह देना चाहती हैं, क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिले एमएसएमई सेक्टर के? देखिए, मैं ये तो कहूंगी कि गवर्नमेंट ने काफी ग्रांट्स, काफी लोन्स और इवन टैक्स आगे डेट्स निकाली थी, जिससे हमें काफी मदद हुई है, स्पेशली जो टैक्स एक्सटेंशन डेट्स थी। बट हाँ, काफी ग्रांट्स और फंड्स निकले हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। हम एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी भी हैं, तो उसमें काफी फंड्स होते हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं अपने आप को एमएसएमई पोर्टल पे जाके रजिस्टर करो। वहां पे हर रोज नए फंड्स, हर रोज नई स्कीम्स आती हैं। बाकी गवर्नमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, हाँ ऑफ कोर्स काफी स्कीम्स और फंड्स अवेलेबल हैं, बट हाँ उनको ज्यादा आसान करिए, हम जैसे लोगों को उसको इजीली एक्सेसिबल करिए। ऑनलाइन सारे फंड्स अवेलेबल है, हाँ मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है, मैं जाके पता कर सकती हूँ, बट कोई फार्मर अगर बैठा है या कोई बहुत स्मॉल स्केल कंपनी बैठी है, उनके लिए डिफिकल्ट होता है ये फंड्स एक्सेस करना। तो जितनी आप इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा फ़ोन नंबर्स डालेंगे या ज़्यादा ईमेल डालेंगे या कॉल सेंटर्स बनाएंगे इन चीज़ों के लिए, हमारे लिए उतना आसान होएगा इन फंड्स को लेना। दूसरा, प्राइवेट फंड्स भी बहुत थे, हमें 2 प्राइवेट ग्रांट्स मिली थी इस पैंडेमिक के टाइम पे, एंड उसने हमें काफ़ी हेल्प किया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के काफ़ी फंड्स हैं, बट मैं बाकी एमएसएमईज को बोलूँगी कि बहुत प्राइवेट फंड्स भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। निहारिका, आपके हिसाब से जो मजबूती दे एमएसएमई सेक्टर को और स्टार्टअप्स को, सरकार की तरफ से क्या 4 स्टेप्स आप बता सकती हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी हैं इस टाइम पे, जो कि पैंडेमिक से रिकवर कर रहे हैं हम, इकोनॉमी भी हिट हुई है, बाकी सारे सेक्टर्स भी हिट हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लॉजिस्टिक्स से लेके सब कुछ। तो आप क्या स्टेप्स बताना चाहेंगी, एडवाइस करना चाहेंगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस टाइम पे एमएसएमई सेक्टर के लिए? मेरे हिसाब से एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सारे एमएसएमईज इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हो ग्रांट्स के फॉर्म में या लोन्स के फॉर्म में, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
उसके सिवाय हाँ, लॉजिस्टिक्स अब तो ईज हो गई हैं काफी, जी। बट जितना उसमें सपोर्ट भी मिल पाए। निहारिका, थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करना चाहेंगी द लिटिल फार्म के बारे में, कि किस तरीके से काम करते हैं आप लोग, किस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं आप लोग, और किस तरीके से लोग आपसे अपना डिमांड रखते हैं या वो रखते हाँ हैं? जी। तो मैं एक्चुअली सबको अपने हमारे फार्म के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे जो फार्म्स हैं वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव राजनगर में है, खजुराहो के पास। जी। हमारे फार्म्स एक्चुअली पहले फॉरेस्ट लैंड्स थे, तो एकदम क्लीन लैंड्स थे, वहाँ कोई फर्टिलाइजर नहीं गिरा हुआ और पानी के साइड में है, तो क्लीन पानी का भी हमें एक्सेस है। वहाँ पे ही हम सब अपनी फार्मिंग करते हैं जी। एंड उसके आगे फिर अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अगर आप बोलो सरसों का तेल या सेसमे ऑयल, ये सारा हम वहाँ ग्रो करते हैं और उसको आगे कोल्ड प्रेस करते हैं। दूसरा ऑब्वियसली ये भी होता है कि मैं ये सब बोल रही हूँ कि लोग ट्रस्ट कैसे करें, तो हमने सब कुछ लैब टेस्ट कराया हुआ है कि कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदे तो उनके पास लैब रिपोर्ट्स हैं कि ये शुद्ध है एकदम, फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके। हाँ जी। और तीसरा, लाइक आप कहते हैं, गवर्नमेंट ने अब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस काफी इजी कर दिया है हमारे लिए, तो वो भी चालू है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी। समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला जागरण नया भारत सीरीज से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी बात पहुंचाने के लिए और लिटिल फार्म के बारे में बताने के लिए। आप सब लोग इस वीडियो को जागरण यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और जागरण की वेबसाइट पर इनके इंटरव्यू को पढ़ भी सकते हैं। We will come to you again on the same topic with a new guest. Thank you.